आज जो है मैं मेहमान तो कभी कहता नहीं हूँ, परिवार के 2 सदस्यों से आपसे मिलवाना चाहूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से दोनों का तीसरा अटेम्प्ट था ना, इस है ना, 2021-22 से इन्होंने तैयारी शुरू की और ठीक है, आज दोनों ही जो है 3 साल बाद अपने मुकाम को, अपने लक्ष्य को इन्होंने हासिल किया। दोनों की अपनी अपनी एक स्टोरी है, दोनों का अपना अपना एक जो है वजूद है अपने इतिहास का। मैं चाहूँगा कि उनको जो है आप खुद सुने उनकी ज़बान से। पर अभी ठीक है, ये बात मैं उनसे ही कहलवाऊँगा, पर मुझे पता लगा वो एक शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो वैसे ही मेरी गब्बर की एक भूमिका मुझे अभी पता लगी कि सर मैं जितना नहीं डरता हूँ, ठीक है, मतलब भय का क्या है, मैंने बोला नहीं भाई ऐसे भयभीत होने वाली बात नहीं है, पर एक ऐसी जीवन साथी इनको मिली कि जब ये काम नहीं करते थे या जब होमवर्क नहीं करते थे, ठीक है, तो एक क्लास में मैं और दूसरा उन्होंने प्रोत्साहित किया कि नहीं आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो कल क्या होगा आपके साथ। तो बाकी अब वो आपको स्टोरी बताएंगे। तो मैं सबसे पहले ठीक है सौरभ तरार इनको बुलाता हूँ, सब परिवार आए हैं। तो सौरभ तरार और उसके बाद टेशांग दोनों आ जाइए आप लोग स्टेज पर। आओ भाई, और कोई सौरभ है क्या? ठीक है, आओ। ये आपका मेरे ख्याल सेकंड इंटरव्यू था तुम्हारा ना? थर्ड इंटरव्यू, तीसरा प्री, तीसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू, पर इन्होंने छोड़ा नहीं। ठीक है, और ये इनका जो है तीसरा अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम तो हौच पौच में इनका जो है इधर उधर हो गया। तो कितना नंबर मिला इनको लास्ट टाइम मेंस में, आप सोच भी नहीं सकते हो, तो वो खुद बताएंगे उस चीज़ों को। तो सौरभ तरार जो कि आप खैरागढ़ से हैं, ठीक है, और इन्होंने इंदिरा संगीत महाविद्यालय से जो है तबले में, संगीत में जो है स्नातक किया है, उसके बाद LLB की और उसके बाद उन्होंने तैयारी शुरू की। और आप जो है चेनिलियो से हैं, उन्होंने 2021-22 का बैच होगा इनका कंप्लीट हुआ और 3 साल से लगातार जो है तैयारी कर रहे थे। कभी ठीक है रुके, जैसे लास्ट टाइम इनका जो है रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि इन्होंने मतलब एक पैटर्न आया हमारे यहाँ कि आपको वहीं लिखना है, क्रिमिनल जजमेंट में क्रिमिनल, सिविल में सिविल, वो हौच पौच हो गया। ठीक है, पर ईश्वर जब समय आपके लिए चुनता है या निर्धारित करता है तभी आपको वो चीज़ें मिलती है। बस वहाँ तक, उस समय तक आपको अपने साथ लगे रहना पड़ेगा। तो इनके शब्दों को इनसे सुना जाए। तो भैया आप में से कौन पहले आना चाहेगा? पहले आए थे तो पहले, हाँ ठीक है, चलो पहले आए थे, चलो दोनों अब एक दूसरे के बैचमेट है ना, इतना तो सम्मान करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, टेशांग से आपको मिलाता हूँ। टेशांग है और इन्होंने चेनिलियो से जो है अपनी LLB की पढ़ाई की और उसके बाद ये जुडिशरी में लग गए। 3 साल से लगातार एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे और लगातार जो है ये मतलब संघर्ष कर रहे थे और फाइनली इन्होंने अचीव किया। और जब ये फ़ोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ तो मैं बोला यार बहुत दिन बाद कोई बराबर का मिला इसके बाल क्या है थोड़े से ठीक है फ्लपी है, तो हम दोनों की जो है लगभग ठीक सेम है। हाँ, मैं जब कॉलेज में था तो बिल्कुल ऐसे ही दुबला पतला ऐसे ही था। उस समय मेरा फिजिक थोड़ा सा, मैं स्पोर्ट्स ही था तो थोड़ा सा दुबला पतला था। तो मैं इसको देखा तो मेरे को अपनी याद आ गई थी उस समय, क्योंकि ऐसे कम लोग मिलते हैं ना लंबे। तो ये टेशांग से शुरू करते हैं आज। ये आपके बैचमेट पीछे के जूनियर है, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ गई यार? वो बैठी हुई है। चलो ठीक है, नहीं तुमको ऐसे ही याद कर रहा हूँ मैं। नहीं हाँ, वो क्लास में कम बोलती है, ठीक है, पर जब कोई आता है तो सबसे अच्छे प्रश्न वही पूछती है, तो इसलिए मैं पूछा कहाँ गई वो। तो तेशांग, हम लोग यहीं बैठते हैं। तो मेरा नाम तेशांग है ना, मैं बिलासपुर से हूँ और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मैं सर ने पहले ही बता दिया कि मैं 2022 से सर से जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और सेकेंड मीन्स का जो सर ने अब बोल ही दिया कहानी, तो सेकेंड अच्छा फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा था कि जब मैंने प्री क्लियर किया, ठीक है, और उसके बाद जब मैं मेंस लिख रहा था तो क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं काफ़ी नर्वस था अपने मेंस के लिए। और उसमें एक चीज़ जो सभी बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना, और मेरे साथ भी यही हुआ।
तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया तो मेरे ट्रांसलेशन छूट गए थे, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और फिर वो ट्रॉमा एक तरीके से रह जाता है आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली। तो आप जब मैं फिर सेकंड उसके बाद जब मीन्स अपना मैं लिख रहा था तो ऐसा था कि आप टाइम तो अच्छे से मैनेज करना है, तो मैंने पूरे इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंड हो गया, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं इंस्ट्रक्शन, सीधा मैंने क्वेश्चन पढ़े और फिर उसके बाद मैंने बोला कि सीधा अब आंसर्स लिखते हैं। तो मुझसे जो पहले बना मैंने वो लिखा और फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट किया अपना पेपर। और फिर जब मैं पेपर देने के बाद बाहर आया तब लोग बोल रहे हैं कि आंसर्स कहाँ पे लिखे, आंसर्स कहाँ पे लिखे। और फिर मुझे पता चला कि अरे मैं तो एक भी सही जगह नहीं लिख के आया हूँ। और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर आप कहीं भी गलत लिख कर आते हैं प्लीज़ तो आपका जो है आंसर्स चेक नहीं होगा। तो मुझे मेंस में 0 नंबर मिले थे, तो ये भी एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था। लेकिन थर्ड टाइम में लकीली इस बार फिर से वही सेम पैटर्न आया कि आपको सेम जगह लिखना है। तो इस बार थर्ड अटेम्प्ट में सर ने बोला भी था मेरा आंसर्स, जब वो मेरे मेंस के आंसर्स चेक कर रहे थे तब सर ने बोला था कि इस बार तुम्हारा हो ही जाएगा, और लकीली इस बार हो भी गया। तो थैंक यू सर, है ना। मतलब मुझे इतना विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा जितना मेरे सर को और मेरे पापा का था। तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। और इंटरव्यू के लिए भी मैं काफ़ी नर्वस था। ठीक है, मेरा इंटरव्यू भी जब मैं मॉक टेस्ट देने आया था सर के सामने, तो मैं जब मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट से जब बाहर आया तो क्या बोलते हैं, तो ऐसा था कि मैं जब बैठा अपना मॉक टेस्ट दिया और सर खुद आए कि आपका आँख लाल क्यों है, इतना मेरा इतना बेकार गया था। लेकिन पर वही है, मॉक टेस्ट देने के बाद एक जो है डर ख़त्म हो जाता है, तो वो मुझे काफ़ी एक बोलना चाहिए हेल्प मिली। ठीक है। और फिर मेरा उसके बाद मैं जो इंटरव्यू था मेरा काफ़ी अच्छा गया, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। भले ही मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ठीक नंबर दिए, है ना। और पैनल्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो जो डरा के आपको रखते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा होगा वैसा होगा या आपको काफ़ी ग्रिल करेंगे, 90% ऐसे पैनल नहीं होते हैं हर बार। अब क्योंकि पैनल चेंज हो रहा था तो एक आध दो ऐसे आ गए थे, है ना। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे पैनल में काफ़ी अच्छे लोग थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे आपसे। तो इसका भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने अपनी पूरी जुडिशरी की जो है प्रिपरेशन चाणक्य लॉ अकेडमी सर के सुपरविज़न में ही की है, चाहे प्री हो, मेंस हो और इंटरव्यू। उस दिन भी जब इसका इंटरव्यू हो रहा था, मतलब ये बाहर लौट के आया पैनल से, ठीक है, तो उसका चेहरा जो एकदम से देखा मैं, बोले क्या है भाई, बैठो। बैठने के बाद मैं, एक ये था और एक और लड़का था यश मौर्य, वो भी एकदम टेंशन में आया। ठीक है, तो मैं उससे पूछा भाई क्या हो गया तुम दोनों को भाई, तो सर मेरे से नहीं बन रहा है, ये है वो है। मतलब शांति से बैठो, अपन दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह से डरा हुआ था ये। ठीक है, अरे यार हो गया यार, अब बन गए जज, दिमाग से निकालो। अब तो तुमको ऐसे आएंगे वकील लोग और आके जो है अगर ऐसे डराएंगे धमकाएंगे। नहीं सर, नहीं अब नहीं नर्वस भी होते तो हम बोल लेते हैं सर। हाँ अच्छा, मैं इसको इतना बोलते आज पहली बार सुना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मतलब क्लास में भी बैठता था तो इधर ही बैठता था वो ज़्यादातर, और कभी भी मैंने इसको बोलते हुए नहीं, मतलब कभी भी नहीं सुना। अच्छा, इससे मेरी बॉन्डिंग बहुत कम है, मैं आपको बता रहा हूँ, पर इनके फादर से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और जब भी होता था तो इनके पापा जी हमेशा फ़ोन करते थे। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, कम से कम उन्होंने मेरे को 8 से 10 बार कॉल लगाया, रिज़ल्ट आया क्या? बोले नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं बोला ठीक है। तो बहुत उत्साहित थे। और जब मैं लगभग 11:15 के आसपास की बात होगी, मैं रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने इससे तो बात नहीं की, पर इनके पापा को कॉल करा, 1-2 बार देखा। लगभग 11:15 साढ़े 11 के बीच में हमारी बात हुई रात को। ठीक है, तो वो इतने खुश, और मतलब उनकी खुशी जाहिर, मतलब मैं उनको बोलना पड़ा कि आप इतने इमोशनल मत होइए, हो गया ठीक है, सारी चीज़ें हैं। तो बोले नहीं, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, सारी चीज़ें हैं। बट एक प्राउड फील जो होता है, मतलब 3 साल 4 साल से बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, और उससे बड़ी खुशी आप नहीं दे सकते। मैं बार बार कहता हूँ,
कि अगर आपने पेरेंट्स को एक बार जो है जो वो चाहते हैं या आपने जो उनको एक उम्मीद दिखाई है अगर आपने पूरी की है तो शायद अब इसके बाद, क्योंकि एक पुल्ला जी के एक आपने एक मुकाम हासिल कर लिया और पेरेंट्स के लिए सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं भाई मेरा बेटा मेरी बेटी ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो एक निश्चिंता, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि नहीं यार अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अब सब कुछ ठीक है। ये तो काफ़ी लंबी बात हुई उनसे, फिर लगभग हम लोग आधे पौन घंटे जैसे बात करते हैं फिर हमने वैसे बात की, तो काफ़ी इनको भी एक था। और मतलब मैंने अपनी लाइफ में मतलब इतना, एक तरह से बोलते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ी में भाषा है गऊ, तो है ना, तो इतना सीधा लड़का, मतलब मैं क्लास में ही देखा हूँ, कभी कोई किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, बोलते हैं ना भाई छुपा रुस्तम। अभी भी आप देख रहे होगे इसके हाथ पांव काँप रहे हैं, ये नर्वस हो रहा है, तो इतना नर्वस हो रहा है या कोई आदमी डर रहा है, तो अभी आप एग्जांपल देख सकते हो। अभी बाजू में बैठा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को वाइब्रेशन, ठीक है, तो अच्छा करेंगे अपने जीवन में और इनको वो मुकाम बहुत जल्दी जो है डेस्क में बैठने का मिलने वाला है। हाँ, इन्होंने अपनी जंग जीत ली है, इन्होंने अपनी जंग जीत ली है, तो अब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। ठीक है, जो डर गया वो मर गया वाली बात है, तो एकदम डर के मतलब शांत रहो, आराम से चीज़ें रहो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ पूछो। थैंक यू। सर आप मेंस के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट करती है? क्योंकि सेकंड वाले का तो आप बताए जो फर्स्ट से सेकंड वाला कि सेकंड का तो वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, थर्ड में कैसे? इनको टाइम मैनेजमेंट, अब तुम क्वेश्चन समझे इनका? जी सर, मेन क्या है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको पहले तो जो बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और वो टाइम प्रेशर पे ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप रिलैक्स होकर नहीं कर सकते, है ना। शुरू में रहता है कि जजमेंट नहीं आता है तो आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन बाय द एंड आपका जैसे ही नियर एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको प्रॉपरली टाइम पे जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरा है कि सर आपको स्ट्रेटेजी बताते रहते हैं कि आपको 1.5 घंटे में आपको क्रिमिनल करना है, और उन 1.5 घंटों में कितने मिनट में आपका चार्जेस हो जाने चाहिए, कितने मिनट में आपके फॉर्मेट हो जाने चाहिए, कितने मिनट में आपके लास्ट के ऑपरेटिव पोर्शंस हो जाने चाहिए, और फिर बीच में आप एनालिसिस वाले कितने टाइम में करते हैं। ये सारा का एक सेक्शन रहता है। 10 से 15 मिनट में आपका फॉर्मेट शुरू के, और 10 मिनट में आपके ऑपरेटिव पोर्शंस, और बाकी टाइम आप जो भी करते हैं। तो ऐसे करके आपको डिवाइड करके प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप कितने समय में पूरा फॉर्मेट और ऑपरेटिव पोर्शन और एनालिसिस करके वो कर रहे हैं। और उसमें भी 10 मिनट आपको क्वेश्चंस पढ़ने में देना रहता है, तो वो 10 मिनट आपको अलग निकालने पड़ेंगे, है ना। बाकी यही है सर, तो जो है बताते हैं कि कितने मिनट में आपको कितना क्या करना है, तो उस हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और सर इंटरव्यू के लिए कैसे था? मतलब पैनल का पेपर तो आप बताया कि फ्रेंडली था, लेकिन उससे पहले एंग्जाइटी होता है, तो उसके लिए ओवरकम कैसे किया एंग्जाइटी इंटरव्यू? मेरे साथ जो जितने भी और भी जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे वो लोग काफ़ी अच्छे थे, तो उनके साथ मैं बैठकर बातें कर रहा था, ठीक है। तो एकदम से दिमाग से निकल गया कि अभी थोड़ी देर में मेरा इंटरव्यू होने वाला है। हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, पढ़ाई की कोई बातें नहीं, और मैं तो इतना रिलैक्स होके गया था कि मेरे को लाइक वहाँ के लोग बोल रहे थे कि भाई तुम तो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं आए हो, ऐसा करके मैं इतना रिलैक्स होके गया था, ठीक है। तो यही रहता है, अब बस पढ़ाई की बातें मत करना। एक मेरा कुछ आपके इंटरव्यू से पहले आप अपने ही में रहें, इधर उधर की बातें करें, है ना। इंटरव्यू पे फोकस मत करना, जब तक से आप अंदर नहीं चले जाते बिल्कुल भी ध्यान मत देना कि क्या होगा क्या नहीं, अंदर जाके सब अच्छा ही होता है। इंटरव्यू में सबसे पहले मेरे से क्या है, उन्होंने स्टार्ट किया मेरे इंटरेस्ट से। मैंने चेस अपना इंटरेस्ट रखा था, चेस, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। उन्होंने पूछा हिस्ट्री, चेस की हिस्ट्री बताइए, चेस इंडिया के डेवलपमेंट में फिर कैसे हेल्प कर सकता है, टॉप ग्रैंड मास्टर्स के नाम बताइए इंडिया के। और फिर उसके बाद वहाँ से पता नहीं उन्होंने अजीब अजीब क्वेश्चन करके चाणक्य की नीतियों पे लेके गए मुझे, चाणक्य की नीति बताइए, ऐसा ऐसा करके। और फिर ये यहाँ से करने के बाद फिर जस्टिस जो थे वहाँ उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, तो मेरे से सिर्फ सीपीसी से पूछा गया। और सीपीसी में भी ऐसा था कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं, है ना, जैसे कंपनसेटरी कॉस्ट क्या है, रेस जुडिकाटा क्या है, रेस सब जुडिस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ऑर्डर 12 रूल 6 क्या है, और ऐसे करके आपसे 7-8 मेरे से क्वेश्चंस पूछे होंगे। और मेन ऐसा रहता है कि
आप आंसर्स कैसे करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेदर देन कि आप कितना आंसर कर पाते हैं, है ना। तो आप अच्छे शब्दों का अगर चयन करके आंसर देंगे तो काफ़ी सेटिस्फाइड लगते हैं, ठीक है। जैसे मैं आंसर कर रहा था तो वो मेरे आंसर से एग्री कर रहे थे, तो मुझे मतलब पता चल गया कि मैंने वैसा आंसर किया जैसा वो सुनना चाहते थे। तो ये काफ़ी मैटर करता है, उनका रिएक्शन भी आप देखते रहिएगा। उस टाइम तो मैं इतना नर्वस नहीं था। हाँ। और सर जैसे जो क्वेश्चन आंसर आप दे रहे थे, जैसे कि जो लॉ से रिलेटेड थे, तो वो प्रिसाइज थे, मतलब कि मेरे को ना ये आंसर एकदम ज़्यादा बोलने का नहीं रहता, मतलब स्टेटमेंट कम कम देते जैसे रेज जुडिकाटा, एक ही लाइन में आप खत्म कर देते। हाँ हाँ, बस वो सिंपल सा आपको बोलना है कि सेम पार्टी सेम रिलीफ, ऐसा सा करके अब बोलेंगे तो उतना ही, जितना आपको आता है उतना बोलिएगा। बेयर एक्ट के जितने भी लीगल टर्म्स होते हैं ना वो इस्तेमाल करिएगा, वहाँ पर फोकस करिएगा, तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और कोई सवाल? ट्रांसलेशन का कैसे किया सर? ट्रांसलेशन का जब मैं फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे को बिल्कुल भी हिंदी, पहले तो बहुत दिक्कत था मेरे को हिंदी में, ठीक है। मात्राओं में, पढ़ने में मेरे को एक्ट का अधिनियम नहीं पता था, ठीक है। और उस टाइम मेंस लिखने वाला था, तो उसके लिए मैं काफ़ी नर्वस था, बिल्कुल भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे प्री की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप जब भी बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो अभी से आप अपनी वोकैब बिल्ड करना स्टार्ट कर लीजिए प्री में ही। ऐसा नहीं, आप मेन आपको प्री पे फोकस करते रहना है, जस्ट आप अपनी वोकैब बिल्ड करने के लिए आप अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसको हिंदी में पढ़ लीजिए, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो यहाँ से अगर आप कम से कम, क्योंकि मेंस में आने के बाद आपको सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा, जजमेंट लिखना है आपको, वोकैब बिल्ड करने हैं आपको, ग्रामर सीखना है, फिर उन सब पे प्रैक्टिस भी करना है, और जजमेंट में आपको अलग अलग नए नए लॉज पढ़ने हैं, तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मेरे लिए, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि 3 महीने काफ़ी होते हैं, है ना, तो मेरे लिए शायद 3 महीने काफ़ी नहीं है। तो आप पहले से थोड़ा थोड़ा करके रखे रहेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और सर मास्टरिंग वाले पार्ट को कैसे आपने किया, मतलब स्टार्टिंग कभी तो आपने की होगी मेंस में, मास्टरिंग कभी तो फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपने कैसे start नहीं, हम एक दूसरे से पूछ लेते थे, जैसे हम आसपास जो दोस्त लोग रहते थे, है ना, कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, तो वो लोग सजेस्ट करते थे कि ये थोड़ा ठीक लिख सकते हो, थोड़ा ठीक लिख सकते हैं। तो एक दूसरे से पूछ कर, बातें कर आप जो भी लॉज हैं, मेन तो उन्हीं पे रहता है कि आप सेक्शंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने जजमेंट राइटिंग्स में, वो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इंटरव्यू में सर आपने लैंग्वेज कौन सी यूज की? इंटरव्यू में मैंने हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिजिड हिंदी मैंने पूरा इस्तेमाल किया, नहीं, मैं बीच बीच में इंग्लिश पर स्विच कर जाता था, लेकिन वही सिर्फ नेसेसरीली जितना मुझे ज़रूरत है। जैसे रेस जुडिकाटा का मैं वहाँ ट्रांसलेट करते तो नहीं बेटर रहता, मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा हिंदी बोलिए और कभी कभार इंग्लिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे केस में तो नहीं था। सीजी नया ऐड हुआ है सर, उसमें आपने कैसे किया? सीजी के लिए तो हम लोगों को खुद ये पहला एक्सपीरियंस है, तो ये हम लोगों का बैच जो है एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग ही था, है ना। तो हम लोग, हमारे में भी इतना श्योर नहीं था, और कि कितने, हमको तो ये भी नहीं पता था कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इस बार काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आया था। तो मैं मेन यही कहूँगा कि प्रशांत सर जैसे पढ़ाते हैं, प्रशांत सर के क्लासेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, अगर आप लोगों ने अटेंड की होगी, काफ़ी मज़ेदार रहते हैं। तो वो नोट्स भी बनाते रहते हैं, तो वो आप उनको फॉलो करिए। और मैं जब प्री की तैयारी कर रहा था, मैं बिलासपुर से कर रहा था, तो वहाँ आसपास जितने भी बच्चे थे मेरे, वो सब PSC वाले थे, तो मैं उनसे सजेशन ले लेता था, उनके किताबें लेकर हरिराम पटेल से थोड़ा बहुत रिफ़र करके पढ़ता था। और मेन तो सर के नोट्स जो थे वही सफिशिएंट थे। तो अभी का जो मैं बोलूँगा कि अगर CG के लिए जो करेंगे, वो मेरे हिसाब से नितिन सर और प्रशांत सर ज़्यादा बेटर गाइड करेंगे उस चीज़ में। थैंक यू। अब ठीक लग रहा है? ठीक है। अच्छा, लेकिन वो सवाल का आंसर नहीं मिला। मेंस का जो मैं सिविल बनाया था, मैं देखिए, मेंस में हमेशा हर बार वैल्यूअर चेंज होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का मेंस अनप्रिडिक्टेबल है, उनको क्या पसंद आएगा वो नहीं।
तो इस बार जो कॉपी चेक हुई है, मेरा जो एक पर्सनल एनालिसिस रहा इस बार, वो बहुत ज़्यादा सेक्शन बेस पे नहीं गए। उन्होंने ये मार्किंग की है कि इसने लिखा कैसे। और जैसे एक प्रश्न आया था कि मार्शलिंग और एप्रिशिएशन, ठीक है, मार्शलिंग और एप्रिशिएशन ये जान है किसी भी जजमेंट की। एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन है जिस पे पूरा का पूरा जजमेंट खड़ा हुआ है, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड। तो अगर आपके पास कोई जजमेंट आया है तो ये मैटर नहीं करता है कि आप उसमें कन्विक्ट कर रहे हो या उसमें आप, ठीक है, एक्विटल कर रहे हो, आप सज़ा दे रहे हो या छोड़ रहे हो, या आप उसमें डिक्री पास कर रहे हो या डिक्री खारिज कर रहे हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपने जो लिखा है उसको आप जस्टिफाइड कीजिए। और अगर आपने जस्टिफाइड किया है तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि आपने उस व्यक्ति को छोड़ना था और आपने उसको सज़ा दे दी, या उसने सज़ा देनी थी और आपने छोड़ दिया। ये चीज़ होता है। इस बार जो मुझे ऐसा लगता है जो वैल्यूअर थे वो क्वालिटी ऑफ जजमेंट पे गए हैं, ठीक है। मतलब उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि बंदे ने जो भी लिखा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कैसी रही है, वो किस तरह से उसको अप्रिशिएट किया है और उसने क्या किया है। नहीं तो पिछले के बार मेरे पास 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बनाया और वो फेल हो गए। जैसे श्वेता का ही नाम आज इन्होंने लिया। श्वेता फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्टेड थी, बट वही था कि डिस्ट्रिक्ट जज बना के आ गए, जबकि वो मामला किस में बनना था आपका, सिविल जज में, और वो बहुत मेजर रोल प्ले करता था। नेक्स्ट क्लास में मैं कहूँगा अभी भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, जुरिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इस बार जो कॉपी जची है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट को ध्यान दिया है कि उस बंदे ने कैसे लिखा है, क्या लिखा है और कैसे इसको अप्रिशिएट किया है। तो ये चीज़ इस बार जो है मुझे दिखी है। जैसे भले इन्होंने आप पहली बार बताया, पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया कि सर हमने तो 79 बनाया था, ठीक है, उस पर क्यों नहीं हुआ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है जो अभी हमारी डिस्कशन हुआ, ट्रांसलेशन इस बार सिलेक्शन का सबसे बड़ा बेस था। मैंने डे 1 जैसे रिज़ल्ट, मतलब जैसे अपना पेपर हुआ मेंस का, तो मैंने बोला इस बार क्रिमिनल जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। इस बार ट्रांसलेशन क्योंकि बड़े आए थे वो मायने रखेगा, और दूसरा आपका सिविल रखेगा। दोनों चीज़ें इसकी स्ट्रॉन्ग थी। वो जैसे कि बताया ना कि भाई मैंने सिविल स्ट्रॉन्ग किया, तो ट्रांसलेशन का वेटेज तुमको ज़्यादा मिला होगा। अगर कॉपी RTI में निकालोगे तो ठीक है, किसी को देना नहीं पर खुद को देखना हो तो देख सकते हो, तो उसमें देखोगे कि तुमको ट्रांसलेशन में, क्योंकि तुमने पहला ट्रांसलेशन बनाया, थर्ड ट्रांसलेशन बनाया, तो वो एक वेटेज अच्छा मिला होगा उसमें। और इस बार जैसा सुनने को आया है, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ, पर इस बार क्या हुआ है कि कॉपी जो जची है, ठीक है, उसमें जैसे कुछ जजेस ने सिविल ही जांचा, कुछ जजेस का ग्रुप बना वो क्रिमिनल जांचे, और कुछ जजेस को इन्होंने ट्रांसलेशन का पार्ट दिया। नहीं तो हर बार क्या होता था, एक ही जज क्रिमिनल जांचते थे, सिविल जांचते थे, ट्रांसलेशन भी हो जाते थे। तो जो इस बार क्लियरिटी ऑफ चेकिंग था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे टारगेट दिया गया कि यार क्रिमिनल चेक करो, तो मैंने क्रिमिनल चेक किया, मुझे सिविल देखना ही नहीं पड़ा। तो मैंने कंपेयर किया लिखने के पैटर्न को, थॉट को। ट्रांसलेशन एक ने जांचा, उनका काम ही ट्रांसलेशन था। अच्छा, ट्रांसलेशन जिनको भी दिया होगा वो 99% इंग्लिश मीडियम के होंगे, उनकी हिंदी भी अच्छी होगी और इंग्लिश भी अच्छी होगी एक। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब वैल्यूएशन किया। तो इस बार ट्रांसलेशन भी बहुत बड़ा जो है रोल किया। तो तुमको, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशन में लगभग 15 से 20 नंबर के बीच में तुम्हारा प्लस रहा, वो एक बहुत बड़ा वेटेज मिला। क्योंकि ठीक है, कुछ चीज़ें अगर हमारी बिगड़ती है, मान लीजिए मुझे ऐसा लगा कि सर मैंने ये लगा दिया सेक्शन, तो ठीक है, क्रिमिनल सही लगाया इसने, सिविल में जैसा हुआ या हेडिंग चेंज हो गई, तो ट्रांसलेशन एक अच्छा पार्ट हुआ, तो वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल आपका जो है रिज़ल्ट चारों को बनाने के बाद, चेक करने के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल के भरोसे पास हो गए कि आप सिविल के भरोसे पास हो गए, आपको चारों बना के आना है। इसलिए बार बार बोलता हूँ आप लोग ट्रांसलेशन करते रहो। मैं आज फेल हुआ हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न 2008 का ट्रांसलेशन। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अचानक से ट्रांसलेशन 20 नंबर का आ जाना, क्योंकि उसके पहले ट्रांसलेशन एक पार्ट हुआ करता था, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने, बाकी में हम संभाल लेंगे।
पर ट्रांसलेशन आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में जिसका अच्छा होगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्ट तुम्हारा तुमको क्लिक कर गया वहाँ पर जो 2-3 नंबर 4 नंबर का तुमको जो जंप हुआ होगा वो बाकी चीज़ों को कंपनसेट कर सकता है ये, क्योंकि कंपनसेशन तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। अभी इंडिया का मैच देखिए अपन, ठीक है, अगर इंडिया के शुरू के 2 प्लेयर नहीं खेल पाए और बाकी के अगर 2 प्लेयर किए तो कंपनसेट हो गया। तो वैसे ही पूरा टीम वर्क हो, तो वैसे ही चारों चीज़ों को आप कैसे लिख के आ रहे हैं, तो एक हो सकता है कि ये है। ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है ना, बिल्कुल, इसलिए आपने डिस्कस ठीक करो है, इस चीज़ को सर। और उसको हम काट भी देंगे इसमें। ठीक है, अपना जब आएगा तुम्हारा मैं ये सवाल आपसे इसलिए पहले नहीं पूछा सर क्योंकि मैं नर्वस हो जाता इसलिए ना नहीं, ठीक पूछा है। और मेरे पास इसका आंसर भी है सर। हाँ ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा करके। हाँ, हाँ। क्योंकि मैं कई वकीलों से पूछा ना तो बोलेंगे इस पर डिस्कस में जाएगा करके। हाँ, हो सकता है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का जो मतलब वो है वैल्यूएशन है। नहीं एक्चुअली फिक्स कोर्स की फीस है सर। हाँ फिक्स है, तो फिक्स में तो 200 रुपये में कहीं भी जा सकते हो वो आप। 500 दिया था। तुमने 5 कौन दिया था? वो सामने वाला ना? 500 दिखा था। 500 दिया, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना चाह रहे हो, हाँ वही चीज़ हो रही वही है। था बस। हाँ वो है, मतलब अपने ऊपर है, मतलब अपन जाते हैं ना 200 में डॉक्टर दिखाना है, वो आपको जब कोर्ट फीस पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। सेकेंड फीस क्या है, फिक्स कोर्ट फीस वापस भी नहीं होती, हम्म, वैल्यूएशन के आधार पर वापस हो जाती है। हम्म। मैंने उसी आधार पर लिया 500 पढ़ाया, मतलब जाहिर सी बात है इसका डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज बोलिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, इससे सेटिस्फाइड हुए, इस चीज़ से वो सेटिस्फाइड हुए कि नहीं भाई इसने गलती नहीं की। यही चीज़। सेकेंडरी चीज और था, उसने परिणामी के अंदर भी मांगा नहीं था। हाँ, कॉन्सिक्वेंस रिलीफ नहीं था हाँ। उसका। तो वो उसी सेक्शन में जा रहा था, शेड्यूल 2 में। हाँ, शेड्यूल 2 में चला फिक्स जाता कोर्ट फीस में जा रहा था। फिक्स कोर्ट फीस में चला, फिक्स कोर्ट फीस ही लगती है उसमें, वैल्यूएशन वाली तो थी नहीं। और जो पटाया है सिविल में एक चीज़ होता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, पर सिविल में एक अच्छी चीज़ है, अगर वहाँ पर वैल्यूएशन के आधार पे कोर्ट फीस नहीं और फिक्स कोर्ट फीस के आधार पे जाना है तो आपकी चॉइस है, आप जितनी कोर्ट फीस देके जहाँ जाना चाहो चले जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप 200 रुपये दो, क्लास 1 के पास चले जाओ, 2 के पास 300-400 रुपये दो, क्लास 1 के पास चले जाओ, 500 के ऊपर दे दो आप। ठीक है, तो ठीक ये चीज़ होता है। तो जब सिविल में प्रैक्टिस होती है तो एडवोकेट इस बात को ध्यान रखता है कि यार मेरे को ये मैटर कहाँ लेके जाना है और मैं किनको कन्विंस कर पाऊँगा। तो यूजुअली जहाँ पर 200-300 की बात है तो ऊपर ही कोर्ट जाते हैं, तो क्या है, अपील वाला जो है वो एक मैटर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक क्या रहता है, चीज़ें रहती है। तो ये और कुछ पूछना है तो है अभी, नहीं तो इनको विदा करें। आज वो आई नहीं यार, उसके लिए एसी लगवाया हूँ मैं, दोपहर में चिल्ला के नहीं यार कलो, तो उसको देख रहा था, बहुत टेंशन में थे वो। प्रेशर टेकल कैसे करे? देखिए ये ह्यूमन नेचर है, आपको प्रेशर टेकल करना सीखना पड़ेगा और परिस्थितियाँ सिखाती हैं उसको। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, बाकी तो ये भी बताएंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम नर्वस कब होंगे। पहली चीज़, अगर हमारी पढ़ाई कमज़ोर है या हमको लगता है कि हम वीक हैं और उस स्टेज पर हैं, तो आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रेशर को टेकल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है आपको कॉन्फिडेंस लाना अपने ऊपर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहला, आपकी स्ट्रॉन्ग अगर स्टडी है, जैसे बोला यार कुछ भी होगा, कितना भी नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, मेरे को तो पास होना है क्योंकि मैंने मेंस लिखा है। एक तो पहली चीज़ ये होती है, जहाँ ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्ग स्टडी हो जाती है ना, उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस जैसे आएगा तो आपका प्रेशर अपने ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, एक है परीक्षा के समय आपको भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, पेपर तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, इंटरव्यू सबका अलग होता है। तो प्री मेंस तो एक ही है, सबके पन्ने वही है, सबके प्रश्न वही है, आपको वही प्रश्न बनाना है, मेरे को ही बनाना है। तो वहाँ पर जाके आप घबराओ नहीं, पेपर कठिन आया तो सबके लिए आया है, ये समझना। पेपर सरल आया है तो सबके लिए आया है, और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आपसे पेपर नहीं बिगड़ेगा। आधे लोग तो इसलिए हड़बड़ा जाते हैं यार पेपर कठिन आया है, वो ये भूल जाते हैं यार पड़ोसी जो क्वेश्चन बना रहा है वो भी तो यही बना रहा है ना, उसके लिए अलग क्वेश्चन तो आया नहीं है। कोई 4 सेट तो है नहीं कि उसका सरल क्वेश्चन है मेरा अलग है। कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर आपके 4 सेट होते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी, और चारों में प्रश्न अलग होते हैं। तब फिर वो आपकी किस्मत वाली बात है। ठीक है, तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो प्रेशर टेकल करना सीख जाओगे। बाकी
कुछ एडवाइस दोगे कैसे प्रेशर टेकल कर? मैंने वही बोला सर, बेवकूफ़ बनाने का काम है, दिमाग को आप बेवकूफ़ बनाइए। मतलब आप इतना पढ़ लीजिए, है ना, कोई भी तो सब चीज़ प्रेशर क्या है, आप खुद पर प्रेशर ले रहे हैं ज़बरदस्ती का, कोई दूसरा नहीं दे रहा है आपको प्रेशर। ये जो प्रेशर भी बने ना, आपने खुद के लिए प्रेशर बनाया है, खुद का प्रेशर खुद के लिए बना दिया आपने। दुनिया कुछ नहीं बोल रहा है, कोई दुनिया कोई मतलब भी नहीं ना आपसे। कल बोला था, छोड़कर आज सुबह बोला था, कल बोला था, सुल्तान को एक ही आदमी हरा सकता है, खुद सुल्तान। आपको आप एक ही आदमी हरा सकता है, वो आप खुद पर प्रेशर बना रहे हैं तो खुद को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी समझिए कि बेसिक चीज़ बोले चलिए कुछ नहीं है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। सर, अभी तक जितने लोगों का भी इंटरव्यू सबने यही बोला कि मतलब मिनिमम 8 आवर्स पढ़ते थे, तो ये ज़रूरी है क्या ज़्यादा आवर्स पढ़ना या कम आवर्स? देखिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली बात है, ये प्रश्न का अपना सबका अपना अपना उत्तर है, ठीक है। जीवन के हमारे 4 ठीक है पड़ाव है, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि 25 वर्ष तक युवावस्था होती है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है, 50 से 75 तक ठीक है आपका वृद्ध अवस्था में है, फिर वानप्रस्थ होता है। हमारा दिन अगर हम बांटे तो सबसे सुटेबल डिवीजन क्या होता है 24 घंटे का? 8 घंटे मिनिमम। मतलब आप अपने जीवन का 1/3 जो एनर्जेटिकल है उसको यूज़ कर रहे हो आप, तो 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। 8 घंटे पर इस 8 घंटे में आप ज़रूरी नहीं है एक साथ पढ़ो, सुबह से बैठ गए 8 घंटे हो गए, चल भाई मेरा 8 घंटा खत्म हो गया। वो क्वालिटी ऑफ आवर्स होने चाहिए हमेशा। आप कभी पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, बट आपके 8 घंटे की। और मैं एक बात बताऊँ, एक समय आएगा, ये बात को ये भी डिनाई नहीं करेंगे, जब प्री का समय आता है और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो ये 8 घंटे 16 घंटे में बदल जाते हैं और अपने को पता ही नहीं लगता कि दिन कैसे बीत गया। गलत बोल रहा हूँ? मैं जब आप लोगों जैसे तैयारी कर रहा था तो मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगाता था रिवीजन का, कि मुझे एक दिन में 3 सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और उस अलार्म के हिसाब से मैं 2 घंटे का अलार्म लगाया और पढ़ना शुरू किया। उस अलार्म बजने के समय तक का मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है मेरे को, और कर देते थे। तो एक हैबिट में लाना पड़ेगा। पर अगर आप सोचोगे आज से 8 घंटा होगा, नहीं, आपको उसकी शुरुआत करनी होगी 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से 1, और अपने गोल को आप हमेशा सामने रखो, तो फिर वो 8 घंटे भी कम लगेंगे। दूसरा है हमारे पास क्या है, ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। आज प्रैक्टिस में कितना टाइम देते हो आप? 8 घंटा या ज़्यादा? प्रैक्टिस जो कर रहा है वो कितना टाइम देता है? 8 घंटे या ज़्यादा? ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे आपने। उन्होंने कहा था कि अगर इंसान को सक्सेस लेना है तो उसे 12 घंटे मेहनत करनी चाहिए। ये मायने रखता कि वो दिन के हो या रात के हो। अपने जीवन का आधा जीवन, अगर आपको आधा जीवन, मतलब भाई सीधी सी बात है, मैं अगर मेरी के प्रत्याशा है कि मैं 60 साल जीऊँगा तो मुझे 30 साल मेहनत करनी है, ठीक है। तो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में अगर मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत कर ली, मेरा काम हो गया। पर ये कंटिन्यू होना चाहिए। आज पढ़ लिया 12 घंटे, अच्छा अब 3 दिन आराम से सो रहा हूँ, और इस ख्याल में तो कल तो पढ़ा था, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 8 घंटा काफ़ी है। अब कुछ लोग 10 पढ़ते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो उसके लिए फिर घड़ी और समय मायने नहीं रखता, फिर तो पढ़ना ही है। सोना, खाना, पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। और किससे दूर रहना है? मोबाइल से। मतलब आप उसको दूसरे कमरे में फेंक दो, आप दूसरे कमरे में फेंक दो। अपन यहाँ 2-3 घंटे बैठते हैं, आपको मोबाइल की याद नहीं आती, पर वो एडिक्टेड ऐसा है कि अगर आप खाली बैठे हो या आप घर पे बैठे हो तो आपको मोबाइल बार बार होता है। तो सबसे पहले मोबाइल फेंक दो। अभी एक रील देख रहा था मैं, और उस रील में नीट के, ठीक है, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे थे, ठीक है, हाँ, वो रील देख रहा था। तो उसमें एक बच्चे अपने टेबल पे बैठे हुए हैं और उनको पूछा गया अपना मोबाइल दिखाओ। तो जितने लोग वहाँ पे जो नीट क्वालिफाई किए थे, टॉपर्स, उनके मोबाइल दिखाया तो सबके पास कीपैड वाला मोबाइल था, ठीक है। उनके पास, सबके पास क्या था? कीपैड वाला मोबाइल था। ये
सबके पास ये रील आई अभी और बहुत हिट हुई और सारे नीट के बच्चे थे। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो सबसे बड़ा राक्षस है अपने घर में मोबाइल, उसका यूज़ कम करो, उसको आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि आप मतलब उसके जाल में आ चुके हो, इससे अलग नहीं हो सकते, ठीक है। पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। 8 घंटे आप पढ़ ले अभी तो वो काफ़ी है, उतना तो पढ़ना चाहिए अपने को, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास जो है पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं होना चाहिए। इंडिया इस बार जीतने के लिए नहीं खेली थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि इंडिया ने जीतने के लिए नहीं खेला, इंडिया ने खेला वो, ठीक है, एक टीम वर्क के साथ खेला। आप इस मैच को पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखिए, पाकिस्तान अक्सर मैच हारता क्यों है? जीतने के लिए और अपनी हार बचाने के लिए। तो आधी लड़ाई तो वही हार जाता है, वह आधी लड़ाई वही हार जाता है, ठीक है। तो अगर आप जीतने के लिए जा रहे हो तो फिर बिंदास जाओ, इसको भी समझाए सबको, एकदम बिंदास रहो, ठीक है। आपने जो करना था कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा।